अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 17 सितंबर को इंडियन प्रधानमंत्री मोदी साहब का जन्मदिन था और प्लान ये हुआ था कि कुछ स्पेशल होना है इस मौके पे। जाहिर सी बात है, पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा मौका हाथ आया है तो कुछ स्पेशल होना है। तो उसी रोज़ इंडिया की तरफ से सरकारी तौर पर ये अनाउंस हुआ था कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन के अंदर हमने कोविड के टीके लगाए हैं, वैक्सीन लगाई है। फिर क्या था जनाब, वाह वाह हो गई हर जगह पर, इंडियन मीडिया में वाह वाह हो गई, बहुत ज़्यादा उछाला गया इस चीज़ को कि हम फाइनली विश्व गुरु बन गए। 2.5 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीन, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हुआ ये इसके बाद कि बजाय इसके कि दुनिया इंडिया को शाबाश देती, यूके ने इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया कि हम इंडिया के वैक्सीन को मानते ही नहीं है। आप इंडिया से जो वैक्सीन सर्टिफिकेट लगा के इधर आ रहे हैं, हम इसको नहीं मानते, आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर यहाँ पर आना होगा। उन्होंने इनकार कर दिया यूके वालों ने। हालांकि इंडिया और यूके जो हैं, अब ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि दोनों मुल्क एक ही वैक्सीन लगाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ पैकेजिंग डिफरेंट होती है। दोनों एक ही वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन फिर भी यूके ने कहा कि इंडिया के सर्टिफिकेट को हम मानते नहीं हैं। तो पता चला कि वैक्सीन वाले नंबर्स में 2 नंबरी हुई है। असल में बहुत ज़्यादा 2 नंबरी, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि 2 नंबरी हुई है। इंडिया के वैक्सीन के नंबर्स बड़ा चढ़ा के दिखाए गए हैं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए गलत नंबर्स इशू होते रहे। जिस रोज़ 2.5 करोड़ वैक्सीन लगवाने का दावा किया गया था, उस रोज़ उन लोगों को भी वैक्सीन के सर्टिफिकेट इशू हुए जिनको मरे हुए कई महीने हो चुके थे। लेकिन 17 सितंबर को मोदी साहब वाले बर्थडे के दिन मोदी साहब को गिफ्ट देने के लिए मरे हुओं को भी वैक्सीन के सर्टिफिकेट जारी हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक डोज लगा के फिर रहे हैं और बेचारे दूसरे डोज का वेट कर रहे थे कि उनके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया कि मुबारक हो, आपने दूसरा डोज भी लगा लिया है। तो वो सारे एक दूसरे का मुंह तकने लग गए कि यार ये तो हम एक डोज लगा के घूम रहे, दूसरे डोज का कैसे हमारे पास मैसेज आ गया कि हमें दूसरा लग गया। कब लगा है दूसरा? नींद में तो नहीं लगा के गए इंडियन अथॉरिटीज़। तो ये हुआ है। लेकिन इट डजेंट मैटर जनाब, इट डजेंट मैटर, क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल ने अपना ऑब्जेक्टिव पहले ही अचीव कर लिया। 2.5 करोड़ वैक्सीन के लिए भरपूर मीडिया कैंपेन करके ये तासुर इंडिया के अवाम के अंदर पैदा कर दिया गया कि इंडिया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। इस सारे झमेले के दौरान जनाब मोदी साहब कल रवाना हुए हैं वाशिंगटन के लिए, अमेरिका गए हैं और वहाँ पर वो यूनाइटेड नेशंस के जो इजलास है वहाँ पर उसमें जो कहेंगे सो कहेंगे। इसमें दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ पर चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों की नज़रें ज़रूर टिकी हुई हैं और वो है अमेरिका के अंदर होने वाला क्वाड का इजलास। क्वाड का इजलास अब देखना यह है कि इसमें चीन के लिए क्या ज़बान इस्तेमाल होती है क्वाड में। अलबत्ता क्वाड इजलास से पहले ही अमेरिका इंडिया को ये झटका ज़रूर दे चुका है कि अब अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया अहम मुल्क नहीं रहा। इंडिया अपनी जगह खो चुका है वहाँ पर। इंडो पैसिफिक, जिसका नाम भी, यानी इनके पहले जो इंडो पैसिफिक थी, इसका नाम होता था यूएस पैसिफिक कमांड, इसका नाम ही उन्होंने तब्दील करके इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था और उसी से फिर ये लफ्ज़ निकला है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के। इस रीजन के लिए अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है और इसमें इंडिया का कलीदी रोल था, सेंट्रल रोल था, इसलिए उन्होंने नाम तब्दील करके इसमें इंडो डाल दिया था। अब उसकी जगह पर, इंडिया की जगह पर इस रीजन के अंदर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया को सेंट्रल रोल दे दिया है। क्वाड के लिए चीन कहता रहता था कि ये मिलिट्री अलायंस बन सकता है, लेकिन अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद क्वाड कोई ख़ास थ्रेट चीन के लिए बन नहीं पा रहा था। अमेरिका ने बड़ी कोशिशें की, ट्रंप ने की, फिर बाइडेन ने की, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि इसके अंदर इंडिया का कलीदी रोल था ना, इंडिया सेंटर था और इंडिया चीन के सामने आने से हिचकिचाता रहा इतने टाइम तक। इवन जब चीन उसके अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका अपने कंट्रोल में ले चुका, तब भी इंडिया चीन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 16 महीने से कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो अमेरिका ने अब क्वाड की जगह, मायूस होकर अमेरिका ने ये नया अलायंस बनाया है फ्रस्ट्रेशन में आकर, और ये जो अलायंस बनाया है ऑक्स के नाम से, इसके लिए उन्होंने अपने कई इत्तेहादियों को भी नाराज़ भी किया हुआ है, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के कई इत्तेहादियों को, कि आपने ये कैसे बनाया हुआ है। वो भी ऑन बोर्ड नहीं थे, उन्होंने छुप छुपा के ये अलायंस बना लिया, बस मिलिट्री अलायंस है और ये चीन के खिलाफ बना है। और इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया और यूके अमेरिका के इत्तेहादी हैं ऑक्स के अलायंस में, AUKUS ऑक्स। तो वो जो इंडिया की हैसियत थी ना क्वाड में और इंडो पैसिफिक में, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इंडिया की अपनी कैलकुलेशंस ये हैं कि दे कैन नॉट फाइट विद चाइना अलोन। इंडिया को चीन के ख़िलाफ़ हेल्प चाहिए अमेरिका की लड़ने के लिए, और उसके अलाइज की भी हेल्प चाहिए,
और इंडिया को हेल्प कहाँ चाहिए? समंदरों पे नहीं। इंडिया और चीन के बीच जो ज़मीनी बॉर्डर है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो कि ख्याली बॉर्डर है, जो कि डीमार्क हुआ है, जहाँ पर यानी जिसकी कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा इंडिया कहाँ पे शुरू हुआ और चाइना कहाँ ख़त्म हुआ, ये पता नहीं चलेगा आपको। इसको चाइना नहीं मानता, इस बॉर्डर को, पूरे के पूरे बॉर्डर को ही नहीं मानता। यहाँ पे इंडिया को हेल्प चाहिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की। लिहाजा ये जो नया अलायंस बना है AUKUS, इसके बनने से इंडिया के घटते हुए कद को बचाने के लिए इंडिया ने पहला अटेम्प्ट ये किया है कि मोदी जी के वाशिंगटन पहुंचते ही इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो अग्नि 5 मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहे हैं। अग्नि 5 ये इंडिया का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इंडिया इसके एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने वाली कैपेबिलिटी को टेस्ट करने जा रहा है चंद ही रोज़ में। ये उन्होंने अभी अनाउंस किया है, जब मोदी साहब वाशिंगटन पहुंचे हैं तो इंडिया ने ये अनाउंस किया है। और ये जाहिर सी बात है चीन के लिए क्लियर मैसेज है, और ये मैसेज चीन को तब दिया गया है जब मोदी साहब वाशिंगटन में है, एज वी सेड। और ये हरकत इसीलिए की गई है ताकि इंडिया के लिए भी ऑक्स के अंदर कोई रोल निकाला जा सके। आफ्टर ऑल इंडिया को चीन को हैंडल करने के लिए इन्हीं मुल्कों की तो नीड है ना, इन्हीं की नीड पड़नी है ना, खुद तो नहीं लड़ सकते ना चाइना से। लेकिन मसला ये है कि चीन के साथ इंडिया का मसला समुद्री नहीं है, ज़मीनी मसला है, जबकि ऑक्स वाले जो हैं ये समुद्री अलायंस बना बैठे हैं, समुद्र का अलायंस है। मेनली साउथ चाइना सी को नज़र में रखते हुए ये अलायंस बनाया गया है। और इंडिया जाहिर सी बात है वहाँ है ही नहीं, कहाँ साउथ चाइना सी, कहाँ इंडिया। इंडिया का जियोग्राफिकली साउथ चाइना सी में वैसे ही कोई लिंक नहीं बनता जैसे अमेरिका का या यूके का कोई लिंक नहीं बनता साउथ चाइना सी में। लेकिन ये मुल्क जो है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, ये बड़े नेवल पावर्स हैं, बड़े नेवल पावर्स हैं, जबकि इंडिया जो है ये नेवल पावर नहीं है। इंडिया का फोकस 1947 से लेकर ज़मीनी लड़ाइयों पर रहा है, समुंदर पर नहीं रहा। इंडिया ने ज़्यादातर आर्मी पे फोकस रखा हुआ है, तो अपनी लूली, लंगड़ी, भंडार वाले शिप्स लेकर इंडिया अगर साउथ चाइना सी में आता भी है तो इससे ऑक्स में क्या वैल्यू एडिशन होगी? दिस इज़ द क्वेश्चन ना। अगर वो उसको ऑक्स वाले लेकर भी आ जाते हैं तो इससे वैल्यू एडिशन क्या होगी ऑक्स की? इंडिया की तो भंडार वाले पुराने शिप्स हैं, कई डेकेड्स पुराने उनके वॉर शिप्स हैं। इंडियन नेवी इस कदर पीछे हुई पड़ी है कि जो इंडिया ने 2017 में, जो इंडियन नेवी ने एक कन्वेंशनल सबमरीन इंडक्ट की थी ना 2017 में, वो 17 साल में पहली बार इंडिया की सबमरीन थी जो कि इंडक्ट की गई थी। 17 साल में इंडिया कोई एक सबमरीन इंडक्ट नहीं कर पाया अपनी नेवी के अंदर। ये हाल है इंडियन नेवी का। और आपका मुकाबला उस खौफनाक ड्रैगन से है जो कि हर चंद महीने के अंदर नया हथियार इंडक्ट कर लेता है अपनी नेवी के अंदर। हर चंद महीने में कुछ न कुछ नया इनकी नेवी के अंदर आ रहा होता है। इंडिया के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी जिसका नाम था INS चक्रा, लेकिन ये इंडिया की अपनी सबमरीन नहीं थी, किराए की थी, किराए की भाड़े पे ली हुई एक गाड़ी थी जो कि अब वापस कर दी गई है रूस को। 2012 में इंडिया ने भाड़े पे रूस से सबमरीन ली थी, लेकिन अब रूस ने कहा है कि बाबू टाइम ख़त्म हो गया है, किराया पूरा हो गया, सबमरीन वापस करो। तो इंडिया ने वो सबमरीन वापस कर दी। जैसे गांव देहात में भाड़े की साइकिलों की दुकान नहीं होती, लोग भाड़ा देकर साइकिल उठाते हैं घंटों के हिसाब से कि भाईजान ये लें 10 रुपये, 2 घंटे के लिए साइकिल ले रहा हूँ। ऐसे सबमरीन ली गई इंडिया की जानिब से। तो ऑक्स वाले ज़बरदस्त नेवल पावर्स के बीच इंडिया अपनी पुरानी वारशिप्स 20-20, 30-30 साल पुराने वारशिप्स और भाड़े की सबमरीन के साथ बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी अमीर सेठ की पार्टी में सूट बूट पहन के टिप टॉप होकर 3 पहलवान खड़े हों और साथ में बनियान पहने, कांधे पे गमछा लटकाए कोई पतला सा पहलवान आगे खड़ा हो जाए उनके साथ और फोटोग्राफर से कहे कि भैया जरा हमरा भी फोटोआ खिंचवाई लियो इन भाई लोगन के साथ, हम अपने साउथ एशियन मोहल्ले में वापस जाके ना शोबाजी करेंगे ई फोटोआ दिखाई के। इसीलिए अमेरिका ने ऑक्स के अंदर इंडिया की बजाय ऑस्ट्रेलिया और यूके को ऐड किया हुआ है। अच्छा, आप कुछ टेक्निकल बातें आपको बताते हैं। इंडियन डिफेंस बजट का 56% जाता है आर्मी को, इंडिया की आर्मी को। टोटल जो भी इंडिया का डिफेंस बजट है ना 56% आर्मी को चला जाता है, जबकि नेवी और एयरफोर्स को 23% दोनों को मिलता है। 56% आर्मी, 56%, 23% नेवी, 23% एयरफोर्स। इस तरीके से इंडिया ने अपना डिफेंस बजट एलोकेट किया हुआ है। तो बजट के हिसाब से इंडिया की जो नेवी है वो ये कोई बहुत बड़ी फोर्स है नहीं बजट के हिसाब से, यानी इसमें प्रोक्योरमेंट की इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है इनके अंदर कि ये चाइना का मुकाबला कर सकें या ऑक्स जैसी जो नेवीज़ हैं उनका मुकाबला कर सकें। यानी इंडियन नेवी का बजट जो है ना वो बहुत ही कम बजट है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ लॉन्ग सी टेरिटरी टू लुक आफ्टर।
पेंशन हटा के इंडिया की डिफेंस बजट बनती है 49.6 बिलियन डॉलर्स की। तो इसका 23% आप अगर आप निकालेंगे ना, जो कि नेवी को जाता है, तो ये बनता है कुल 11.4 बिलियन डॉलर्स। जबकि ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री की टोटल बजट होती है 34.8 बिलियन डॉलर्स, और ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, इसके इर्द गिर्द किसी मुल्क का लैंड बॉर्डर नहीं है। लिहाजा इसी वजह से इनकी ये जो बजट होती है ना 34.8 बिलियन डॉलर्स की, ये मेनली नेवी पर ज़्यादा खर्च होती है। यही वजह है कि इंडिया कई साल अमेरिका की मिन्नतें तरले करता रहा कि हमारे साथ आप न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर कर लें, लेकिन अमेरिकी कहते रहे कि वी कैन नॉट डू सो। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने फट से टेक्नोलॉजी शेयर कर दी। उधर इन्होंने ऑक्स बनाया, इधर से उन्होंने सबमरीन की टेक्नोलॉजी शेयर कर दी। इंडिया के साथ सीन हो गया, यानी इंडिया सालों तक उनको कहता रहा, इंडिया ने उनके सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए, बीका साइन कर लिया, पता नहीं क्या क्या साइन कर लिया, लेकिन फिर भी उनके साथ अमेरिका ने सबमरीन की टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ फौरन कर दी। अच्छा, उधर चीन क्या कर रहा है? इंडिया तो ये सब कुछ कर रहा है ना, इंडिया की जाने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीनी जो है ना, इनकी एक आदत होती है, ये ज़्यादा बात नहीं करती। उनकी जो आर्मी होती है ना, वो ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं देते कि ये करने जा रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। वो काम कर देते हैं, फिर अनाउंस करते हैं। चीन ने पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, जिसको चाइना नहीं मानता, इस पे चीन ने 10 नए एयर बेसिस बना डाले हैं। 10। इनका पूरा का पूरा इलाका जो है ना, चाइना का जो पूरा इंडिया के साथ बॉर्डर है, ये पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम से इन्होंने पैक करके रख दिया हुआ है। अग्नि मिसाइल हो या कोई भी मिसाइल हो, वो इनके एयर स्पेस में घुस ही नहीं सकता। इन्होंने इस कदर उसको हैवीली प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और अब अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड तक का पूरा इलाका अब चाइनीज एयर बेसिस की छांव में आया हुआ है। 16 महीने से चीनी फौजें लद्दाख के अंदर हैं, और अब 10 एयर बेसिस, 10 वो भी नए उन्होंने एक्टिव कर दिए हुए, और इस सारे एयर बेसिस पे उनके जदीद तरीन एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं। अच्छा, अब क्वाड में इंडिया क्या करता है, क्या नहीं करता, क्वाड वाले क्या बयान देते हैं, इससे कतई नज़र चाइनीज़ ये मौक़िफ़ रखते हैं कि आज नहीं तो कल इंडिया के कम से कम 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हमने लेने हैं, इंडिया से लेने हैं। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। क्योंकि कई सदियां पहले चाइनीज़ कहते हैं ये हमारा इलाका हुआ करता था, ये हमारी सल्तनतें थी, उसके इलाके थे, तो ये हमने वापस लेने हैं, जो कि हमसे छीने गए, अंग्रेज़ों ने छीने हमसे और दूसरी कुव्वतों ने छीने, और अब ये इंडिया के पास है तो हमने वापस लेने हैं। और ये भी याद रहे कि चीन के फादर ऑफ द नेशन चेयरमैन माओ कह के गए हैं कि ये इलाके हमने वापस लेने हैं। इसीलिए ये एक आइडियोलॉजिकल मसला है चाइना के लिए, ये आइडियोलॉजिकल मसला है उनके लिए। दिस इज़ हाउ चाइनीज़ यूज टू लुक एट दिस थिंग, यू नो, कि ये आइडियोलॉजिकल मसला है, डिप्लोमेसी के जरिए हल होने वाला मसला नहीं, ये लेने हैं हमने बस, दिस इज़ फाइनल। बिल्कुल उनका पाकिस्तान वाला हिसाब है। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमारा जो फादर ऑफ द नेशन था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो कह के गए कि कश्मीर हमारी शहर आ गए, इसलिए हमने तो वापस लेना है कश्मीर। कम वाट में, यानी चीनी और पाकिस्तानियों का एक ही हिसाब है इन इलाकों के बारे में। कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बारे में एक ही, जिससे ये आइडियोलॉजिकल इशूज़ हैं चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो ये दोनों मुल्कों का आइडियोलॉजिकल मसला है, वो इससे हट नहीं सकते, इस ऑब्जेक्टिव से हट नहीं सकते। कोई भी सरकार आ जाए वहाँ पर, कोई भी लीडर आ जाए, इन इशूज़ से ये दोनों मुल्क हट नहीं सकते। तो यहाँ ज़मीन का मसला है, लैंड डिस्प्यूट है, और इंडिया की अटैम्प्ट ये है कि चीन के खिलाफ जो समंदरों का अलायंस बना हुआ है ना ऑक्स के नाम से, वो हमारी ज़मीन पर मदद करे, समंदर छोड़कर ज़मीन पर मदद करे हमारी, विच दे कैन नॉट डू सो। 16 महीने से इंडिया और चाइना के टॉक्स एक ही तरह के हो रहे हैं। इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स चीनियों से मिलते हैं और कहते हैं नमस्ते, चाइनीज़ कहते हैं नी हाओ मा, इंडियंस कहते हैं सर आप हमारे इलाके में आ गए, प्लीज़ गो बैक। चीनी कहते हैं कि नहीं हम अपने इलाके में, यू गो बैक। वो कहते हैं अच्छा तो फिर हम चलते हैं, गुड नाइट, मीटिंग ख़त्म। ये हो रहा है 16 महीनों से। ऐसे में मोदी जी के क्वाड की मीटिंग से पहले चीन को अग्नि दिखाना, चीन से ज़्यादा अमेरिका को मैसेज है कि सर ऑस्ट्रेलिया और यूके के मिलने के बाद हमको मत बोलना, हम भी खड़े हैं राहों में। लेकिन मसला वही है, समुंदर और ज़मीन का मसला। अगर ज़मीन पर देखता है अमेरिका तो उस साउथ चाइना सी का क्या होगा? फिर तो ऑक्स का ये जो पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि समंदरों में घेरना है हमने, वो तो पूरा निज़ाम ही चौपट हो जाएगा ना। इंडिया की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। लिहाजा इस तरह की अग्नि दिखाना और ये मिसाइल दिखाना, इस तरह की सिग्नलिंग से इंडिया और चाइना के टेंशन मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं, कोई हल नहीं होने जा रहे।